गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन बात को आगे बढ़ाते हैं। अपन चल लेते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, और संयुक्त राष्ट्र संघ में अब तक अपन कर चुके हैं महासभा। आज इसके द्वितीय और सबसे महत्वपूर्ण अंग सुरक्षा परिषद की बात करेंगे। अपन पहले वीडियो में बात कर चुके हैं कि जहां महासभा को विश्व की संसद कहा जाता है, वहीं सुरक्षा परिषद को विश्व की कार्यपालिका कहा जाता है। कार्यपालिका इस मायने में कि जहां महासभा में विश्व के सभी देशों का प्रतिनिधित्व होता है, इसलिए वो संसद की भूमिका में, जबकि सुरक्षा परिषद में विश्व के कुछ देशों, आज के समय में सिर्फ 15 देशों का प्रतिनिधित्व होता है, और इन 15 देशों में 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। बहुत कम संख्या के कारण से इसे कार्यपालिका कहा जाता है, और शक्तिशाली इसलिए कहेंगे कि मौलिक रूप से जिस कार्य के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, सुरक्षा और व्यवस्था स्थापित करना, उसकी मुख्य रूप से जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद के कंधे पर ही है। यही एकमात्र वो शक्ति है जो किसी भी राज्य के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्यवाही कर सकने का अधिकार रखती है। इसीलिए कई राज्यों ने, मैं यूँ कहूँगा कई विचारकों ने, सुरक्षा परिषद को विश्व का सबसे महत्वपूर्ण कार्यकारी अंग कहा है। चाहे कोई भी समय हो, कोई भी मौसम हो, संयुक्त राष्ट्र संघ का अन्य अंग कोई कार्य कर रहा हो या न कर रहा हो, सुरक्षा परिषद निरंतर अपना कार्य करती रहती है। जहाँ तक बात इसके संगठन की है, चार्टर के 5वें अध्याय में परिषद के गठन संबंधी नियम बतलाए गए हैं। परिषद के 5 स्थायी और 6 अस्थायी सदस्य हुआ करते थे। यानी कि जब इसकी स्थापना की गई थी तब इसके सदस्यों की संख्या कुल 11 हुआ करती थी। सितंबर 1965 में इसके चार्टर में कुछ संशोधन किया गया और अस्थायी सदस्यों की संख्या 6 से बढ़ाकर 10 कर दी गई। इसका मतलब आज कुल 15 सदस्य, जिनमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी शामिल है, वो सुरक्षा परिषद का गठन बनाते हैं। ये जो 10 अस्थायी सदस्य हैं, इनके लिए भी कहा गया है कि 5 एशियाई और अफ्रीकी राज्यों से आएंगे, 1 पूर्वी यूरोप से, 2 दक्षिण अमेरिका, और बाकी जो 2 राज्य बसते हैं वो पश्चिमी यूरोप और अन्य राज्यों से आएंगे। जहाँ तक बात इसके स्थायी सदस्यों की है, चीन, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ, जिसे आज हम रूस के नाम से जानते हैं, इसके स्थायी सदस्य हैं। जहाँ तक बात इसकी कार्यप्रणाली की, परिषद निरंतर कार्य करने वाला निकाय है। इसका सत्र प्राय चलता रहता है। इसकी बैठक 14 दिन में एक बार होती है, और यदि कभी भी आवश्यकता हो तो 24 घंटे की अल्प सूचना पर इसकी बैठक बुलाई जा सकती है। जो सुरक्षा परिषद के जो सदस्य होते हैं, वो एक प्रतिनिधि सुरक्षा परिषद में भेजते हैं, जो समस्त प्रश्नों पर, विवादों पर निर्णय करते हैं। बारी बारी से 1 वर्ष के लिए सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता सदस्य राज्यों को प्राप्त होती रहती है। जहाँ तक बात निर्णय लेने की है, सुरक्षा परिषद में 2 प्रकार की निर्णय प्रक्रिया अपनाई गई, एक प्रक्रिया संबंधी मामले और एक महत्वपूर्ण मामले। जहाँ तक बात प्रक्रिया संबंधी मामलों की है, वहाँ पर सुरक्षा परिषद में 15 सदस्यों में से 9 सदस्यों का स्वीकारात्मक मत होना आवश्यक है। प्रक्रिया संबंधी बात करें, इसमें परिषद की बैठक का समय और स्थान का निर्धारण करना, इसके सहायक अंगों की स्थापना करना, कार्रवाई चलाने के नियम और सदस्यों को बैठक में आमंत्रित करना शामिल है। ये प्रश्न प्रक्रिया संबंधी प्रश्न माने गए हैं। और इसके अलावा जहाँ तक बात महत्वपूर्ण प्रश्नों की है,
महत्वपूर्ण प्रश्नों पर कुल 9 सदस्यों का मत आवश्यक है, लेकिन इसमें यह शर्त भी है कि 5 स्थायी सदस्य भी पक्ष में होने चाहिए। अगर कोई भी सदस्य पक्ष में मतदान नहीं करता तो उसको नकारात्मक मत माना जाता है। इसका तात्पर्य ये निकलता है कि संबंधित प्रश्न पर स्थायी सदस्य ने वीटो शक्ति का प्रयोग किया है, और वीटो शक्ति का प्रयोग करने के साथ ही वो प्रश्न वहीं समाप्त हो जाता है। जहाँ तक कार्य और क्षेत्राधिकार की बात है, मुख्य रूप से विश्व शांति और सुरक्षा स्थापित करना सुरक्षा परिषद का कार्य है। अन्य कार्य जो ये अपने अंगों के संदर्भ में करती है, बाध्यकारी शक्ति रखते हैं। महासभा के साथ मिलकर बहुत से महत्वपूर्ण कार्यों का संपादित भी सुरक्षा परिषद करती है, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ में नए सदस्यों को सदस्यता प्रदान करना, महासचिव का चुनाव करना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना। ये ऐसे कार्य है जो महासभा के साथ मिलकर करती है, लेकिन सुरक्षा परिषद के पास इन मामलों में बाध्यकारी शक्ति है। जहाँ तक बात शांति और व्यवस्था स्थापित करने की है, सुरक्षा संबंधी मामलों की है, वहाँ पर सुरक्षा परिषद शांति भंग करने वाले राज्य के खिलाफ सैन्य कार्रवाई भी कर सकती है। सुरक्षा परिषद के पास किसी भी समस्या के ऊपर बात करना, निर्णय करना, विचार करना, इसके लिए 4 तरीके प्राय माने गए हैं जिससे वह अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा करती है। पहला, वह संबंधित राज्यों को पत्र व्यवहार और वार्ता के लिए प्रेरित करती है। दूसरा, आवश्यकता पड़ने पर पंचों, मध्यस्थों और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा विवादों को सुलझाने का प्रस्ताव रखती है। तीसरा, जो काफ़ी प्रभावशाली तरीका है, वो है दोषी राष्ट्र के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध लगाना। आर्थिक प्रतिबंध के माध्यम से दोषी राष्ट्र को कड़ी सज़ा दी जाती है और उसकी आर्थिक कमर प्राय तोड़ दी जाती है, और उसके कारण से संबंधित राज्य सुरक्षा परिषद की बात मानने को प्राय बाध्य हो जाता है। और अंतिम हथियार के रूप में यदि आवश्यकता पड़े तो सैनिक कार्रवाई के माध्यम से उदंडी राष्ट्र को सबक भी सिखा सकती है। जहाँ तक बात मतदान प्रणाली की है, चार्टर की धारा 27 में सुरक्षा परिषद में मतदान प्रणाली या मतदान प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। प्रक्रिया संबंधी विषयों पर 9 सदस्यों का स्वीकारात्मक मत और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर स्थायी सदस्यों के स्वीकारात्मक मत के साथ साथ कुल 9 सदस्यों का मत होना आवश्यक है। इस पर मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूँ कि 5 स्थायी सदस्यों में से यदि कोई एक राज्य नकारात्मक मत देता है तो उसको वीटो माना जाएगा और संबंधित प्रस्ताव वहीं समाप्त हो जाता है। जहाँ तक निषेधाधिकार की बात है या वीटो की बात है, इसकी पृष्ठभूमि पर बात करेंगे। याल्टा शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने सबसे पहले वीटो का प्रस्ताव रखा था, जिसका स्टालिन और चर्चिल ने समर्थन किया था। और वीटो का सर्वप्रथम प्रयोग सोवियत संघ ने 16 फरवरी 1946 को किया था, जब लेबनान और सीरिया ने अपने देशों से ब्रिटिश सेना को हटाने का प्रस्ताव रखा। अमेरिका चाहता था सेना नहीं हटाई जाए, लेकिन सोवियत संघ चाहता था कि सेना हटा ली जाए, इसलिए अमेरिकी प्रस्ताव को सोवियत संघ ने सबसे पहले वीटो करके खारिज किया था। एक वीटो के संदर्भ में एक बात आती है, प्राय संदर्भ में कई बार प्रश्न पे पूछा जाता है, दोहरा निषेधाधिकार या डबल वीटो। हम इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर है वो प्रक्रिया संबंधी और महत्वपूर्ण विषयों में भेद तो करता है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं करता। और यह तो बतलाता है कि प्रक्रिया संबंधी प्रश्न कौन से आएंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से आएंगे, लेकिन इसकी स्पष्ट रूप से व्याख्या नहीं करने के कारण से एक समस्या पैदा हो गई। जब प्रक्रिया संबंधी मामलों के अतिरिक्त किसी विषय पर मतदान के दौरान कोई महाशक्ति यदि वीटो का प्रयोग करती है तो यह पहला वीटो माना जाता है। दूसरे वीटो का प्रश्न उस समय पैदा होता है जब परिषद यह तय करती है कि कौन सा प्रश्न प्रक्रिया संबंधी है या नहीं। यदि इस मुद्दे पर भी कोई भी शक्ति वीटो का प्रयोग करती है तो दोहरा निषेधाधिकार माना जाता है, यानी कि ये तय करते समय कि ये प्रश्न प्रक्रिया संबंधी है या नहीं है, तो कोई शक्ति इस पर नकारात्मक मत का प्रयोग कर सकती है तो दोहरा निषेधाधिकार माना जाएगा। वीटो के कारण से
संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए ये कहा गया कि ये संघ पंगु हो गया है, इसको लकवा मार गया है। कई ऐसी बातें आई थी। इस पर अंतर्राष्ट्रीय रणनीति के विद्वताओं ने अपने अपने अलग अलग विचार प्रकट किए हैं। कोई वीटो को समाप्त करने के पक्ष में है, कोई वीटो को बनाए रखने के पक्ष में है। अपन दोनों ही विषयों पर चर्चा करते हैं कि वीटो सही है या गलत। सबसे पहले अपन विपक्ष में तर्क, यानी कि वीटो नहीं होना चाहिए। अगर अपन ये बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही आती है कि वीटो के कारण से बहुमत का महत्व समाप्त हो गया है। बहुमत का महत्व इसलिए कि जहाँ पर 15 सदस्यों में से 14 सदस्य एक तरफ हो और एक स्थायी सदस्य यदि वीटो का प्रयोग कर लेता है तो 14 सदस्यों के मत का कोई महत्व नहीं रहता। इसका मतलब बहुमत यहाँ पर कोई मायने नहीं रखता। एक कोई भी महाशक्ति अपनी हठधर्मिता के कारण से किसी भी महत्वपूर्ण विषय को, यहाँ तक कि अगर कहीं पर कोई उदंडी राष्ट्र के खिलाफ कार्रवाई भी करनी हो, वो विषय भी समाप्त हो जाता है। इसलिए बहुमत का यहाँ कोई औचित्य नहीं रहता। दूसरा, बहुत ही आसानी से विश्व लोकमत की उपेक्षा की जा सकती है। सारा विश्व एक तरफ हो जाए और एक राज्य, एक शक्ति सिर्फ एक तरफ हो जाए, तब भी संयुक्त राष्ट्र संघ कोई कार्रवाई नहीं कर पाता, कोई कार्य नहीं कर पाता, कोई निर्णय नहीं ले पाता। इसलिए कोई भी एक राज्य बड़ी आसानी से विश्व लोकमत की उपेक्षा भी कर सकता है। अब तक जितनी भी बार वीटो का प्रयोग किया गया उससे ये प्रकट हुआ है कि महाशक्तियों ने वीटो के संबंध में अपनी निरंकुश शक्ति का प्रयोग किया है। उदाहरण भी बतलाते हैं। 1945 से लेकर 1985 काल में, यानी कि 40 साल में, अमेरिका और सोवियत संघ ने इस शक्ति का बार बार प्रयोग किया। हालांकि इसका कारण निश्चित रूप से शीत युद्ध था, लेकिन शीत युद्ध की राजनीति में संयुक्त राष्ट्र संघ प्रभावी कार्य नहीं कर सका, ये अपनी भूमिका का निर्वाह नहीं कर सका। जहां सोवियत संघ ने 116 बार इसका प्रयोग किया, वहीं अमेरिका ने 45 बार इसका प्रयोग किया। ये इस बात का प्रतीक है कि अब अपनी हठधर्मिता साबित करने के लिए महाशक्तियाँ कुछ भी कर सकती हैं, और ये स्पष्ट रूप से उनकी निरंकुशता का प्रतीक है। जहाँ पर परिषद में शांति की स्थापना करने की बात आती है, सुरक्षा स्थापित करने की बात आती है, तो उस समय ये तय नहीं हो पाता कि इस समस्या के लिए उत्तरदायी कौन है। हम उत्तरदायित्व स्थापित करने में अपने आप को असहज महसूस करते हैं। इसका प्रयोग कम, दुरुपयोग ज़्यादा हुआ है। इसलिए वीटो जैसी शक्ति को समाप्त किया जाना कई विचारकों के अनुसार उचित है। एक समस्या सामूहिक सुरक्षा की भी आती है कि किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर जब सारा विश्व एक तरफ हो, विश्व में शांति और व्यवस्था कायम करने की बात हो, सुरक्षा स्थापित करने की बात हो, तो एक राज्य की हठधर्मिता के कारण से वो ऐसा कर नहीं पाती, तो विश्व में सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था एकदम से समाप्त हो जाती है। इसलिए वीटो ने संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यप्रणाली को बाधित किया है। जहाँ बहुत से राज्य, बहुत से विचारक इस व्यवस्था को समाप्त करने के पक्ष में हैं, वहीं बहुत से ऐसे विचारक भी हैं, विद्वान भी हैं, जो ये मानते हैं कि वीटो को बनाए रखना आवश्यक है। कहा यह जाता है कि अगर वीटो रहेगा तो महाशक्तियों के बीच में पारस्परिक सहयोग रहेगा। पारस्परिक सहयोग के कारण से वो विश्व में शांति और व्यवस्था स्थापित करने की अपनी भूमिका को अंजाम दे पाएगी, और इसी कारण से सामूहिक व्यवस्था भी संभव हो पाएगी। अगर महाशक्तियों के बीच में पारस्परिक सहयोग नहीं रहा तो विश्व फिर से एक संकट में घिर सकता है। इसलिए वीटो को बनाए रखना आवश्यक है। अगर कोई भी समस्या हो, विश्व समुदाय में किस प्रकार की भी समस्या पैदा होती है, तो वीटो के कारण से 5 जो स्थायी सदस्य राज्य हैं उनकी जिम्मेदारी तय हो जाती है। यदि वो कार्रवाई नहीं कर पाता तब 5 स्थायी सदस्य जिम्मेदार है, और कार्रवाई करता है, शांति और व्यवस्था स्थापित करता है, तब भी 5 स्थायी सदस्य ही जिम्मेदार हैं। इसका मतलब ये निकलता है कि सुरक्षा परिषद में वीटो की शक्ति के कारण से हम ये मानकर चलते हैं कि अगर कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदारी इन 5 राज्यों पर होगी। इसका मतलब 5 राज्य सभी कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं। कई बार वीटो
किसी समस्या का शांतिपूर्ण हल निकालने में भी मददगार साबित हुआ है। जैसे हम यदि कश्मीर मुद्दे की भी बात करें तो कश्मीर के प्रश्न पर हमेशा अमेरिका और ब्रिटेन ने पाकिस्तान का समर्थन किया। उस समय अगर सोवियत संघ नहीं होता तो कश्मीर का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र संघ में उलझ कर रह जाता या वैश्विक मुद्दा बन जाता। आज जिसे हम द्विपक्षीय मुद्दा मानते हैं, आज जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ भी द्विपक्षीय मुद्दा मानता है, वो इस वीटो की शक्ति के कारण से ही द्विपक्षीय बना हुआ है, अन्यथा वो वैश्विक मुद्दा हो जाता, वैश्विक शांति को खतरा उत्पन्न करने वाला मुद्दा हो जाता। इसलिए वीटो ऐसे कई मामलों में वरदान के रूप में भी साबित हुआ है। वीटो के कारण से महाशक्तियों ने एक दूसरे पर अंकुश रखने का कार्य भी किया है। यानी कि जहाँ अमेरिका गलत करना चाहता था वहाँ पर सोवियत संघ ने रोकने की कोशिश की, जहाँ सोवियत संघ गलत करना चाहता था वहाँ अमेरिका ने रोकने की कोशिशें की हैं। इसका मतलब एक बड़ी बुराई को बनाए रखने के लिए एक छोटी बुराई आवश्यक है, और अगर ऐसा नहीं होता तो शायद अब तक विश्व तृतीय विश्व युद्ध भी देख चुका होता। अगर हम वीटो रहित सुरक्षा परिस्थिति की कल्पना करें तो ये आभास होगा कि बड़े अशुभ को रोकने के लिए छोटे अशुभ की ज़रूरत है। वीटो के बिना कोई भी महाशक्ति इसका सदस्य बनने के लिए भी तैयार नहीं है। अगर आज भी वीटो को समाप्त कर दिया जाए तो संभव है कि महाशक्तियाँ इसकी सदस्यता त्याग देगी। अगर ऐसा हुआ तो संयुक्त राष्ट्र संघ का असर भी वही होगा जो राष्ट्र संघ का हुआ था। और यदि फिर भी हम इस पूरे संयुक्त राष्ट्र संघ की भी बात करें तो हमें याद रखने की ज़रूरत है कि सुरक्षा परिषद की कार्यप्रणाली ही वीटो से प्रभावित होती है, बाकी अंगों की नहीं। महासभा, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यास परिषद आदि जो इसके अंग है वहाँ पर वीटो कार्य नहीं करता। इसलिए सिर्फ सुरक्षा परिषद में ये शक्ति है, बाकी में नहीं है। इसलिए वीटो का महत्व ज़्यादा नहीं रह गया है। फिर भी एक बात अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाए रखने, सुचारू रूप से कार्य करने, वैश्विक शांति स्थापित करने के लिए सुरक्षा परिषद के साथ साथ महासभा भी आवश्यक है। और दोनों के पारस्परिक संबंध यदि अच्छे हैं तो संयुक्त राष्ट्र संघ अच्छे रूप में, प्रभावी रूप में कार्य कर सकता है। पिछले कुछ समय से एक मुद्दा सुरक्षा परिषद में छाया रहा, प्राय 1990 के दशक के दौरान और उसके बाद से, कि सुरक्षा परिषद का लोकतांत्रिकरण किया जाना चाहिए। लोकतांत्रिकरण शायद इस रूप में है कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी इसके सदस्यों की संख्या मात्र 50 थी। आज इसके सदस्यों की संख्या लगातार बढ़ते हुए उससे लगभग 4 गुना हो चुके, यानी कि 50 राज्यों से बढ़कर 193। सुरक्षा परिषद में 1965 में मामूली सा विस्तार किया गया, इसके सदस्य संख्या 11 से बढ़ाकर 15 की गई। यदि 1965 की भी बात करें तो आज 55 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या में रत्ती भर भी परिवर्तन नहीं आया, जबकि इस दौरान विश्व परिदृश्य में कई राज्य शक्ति केंद्रों के रूप में उभरे हैं। चाहे वो आर्थिक शक्ति हो, चाहे वो तकनीकी शक्ति हो, चाहे वो औद्योगिक शक्ति हो, कई राज्यों का उदय हुआ है, जैसे जर्मनी, जापान, भारत, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, नाइजीरिया आदि ऐसे राज्य हैं जो सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का दावा प्रस्तुत करते हैं। सन 1992 के न्यूयॉर्क शिखर सम्मेलन में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने परिषद के विस्तार को लेकर और इसके लोकतांत्रिकरण को लेकर अपने दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया था। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा था कि सदन की सदस्यों की संख्या में 4 गुना वृद्धि हो चुकी है, लेकिन सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या में विस्तार नहीं हुआ।
इस दौरान विश्व में बहुत से ऐसे शक्ति केंद्रों का उदय हुआ है जो आर्थिक और संसाधनों की दृष्टि से महाशक्तियों के रूप में उभरे हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से ब्राज़ील, जर्मनी, जापान, भारत, नाइजीरिया आदि राज्यों का उल्लेख भी किया। उन्होंने ये भी कहा कि स्थायी सदस्यों की संख्या 10 से 11 तक कर देनी चाहिए और स्थायी सदस्यों का चयन करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे उस राज्य की जनसंख्या, अर्थव्यवस्था का आकार, अंतर्राष्ट्रीय शांति और व्यवस्था को बनाए रखने में उस राज्य के अंशदान और क्षमता को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए महासभा ने अपने अध्यक्ष रज़ाली इस्माइल की अध्यक्षता में सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या में विस्तार के लिए एक आयोग का गठन किया था। इस आयोग ने भी सुझाव दिया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या 15 से बढ़ाकर 24 कर देनी चाहिए। इन जो नए 9 सदस्यों की बात उसने कही है, उनमें यह भी कहा कि 9 सदस्यों में से 5 स्थायी और 4 अस्थायी होंगे। जो 5 स्थायी सदस्य होंगे उनमें रज़ाली इस्माइल आयोग ने जर्मनी और जापान का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया और बाकी 3 के लिए कहा कि अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में से इन तीनों सदस्यों का चुनाव किया जाना चाहिए। साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात भी इस आयोग ने कही कि नए स्थायी सदस्यों को चाहें तो वीटो के प्रयोग से वंचित रखा जा सकता है, यानी कि बिना वीटो के उनको स्थायी सदस्य की सदस्यता प्रदान की जा सकती है। ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि आज इतने वर्ष के उपरांत भी सुरक्षा परिषद अपनी उसी स्थिति में, उसी आकार में है और इसकी सदस्य संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई है, जबकि 1992 से लगातार अब तक लगभग 30 साल हो चुके हैं। इसके विस्तार के लिए मांगे उठती रही है, बातें होती रही है, विचार विमर्श होता रहा है, लेकिन अब तक नहीं किया गया है। जल्दी इसका विस्तार किया जाना उचित होगा। तो सुरक्षा परिषद एक ऐसा अंग है जिसे हम विश्व की कार्यपालिका कहते हैं, जो अपनी महत्वपूर्ण शक्ति के माध्यम से विश्व में शांति और व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास करती है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि सुरक्षा परिषद को ये सब कार्य करने के लिए सभी राज्यों के सहयोग, ईसाई सदस्यों के सहयोग और महासभा के सहयोग की भी आवश्यकता होती है। आज इतना ही करेंगे, इसको शेष को अपन और आगे बढ़ाएंगे बाद में। तब तक के लिए शुक्रिया।